हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है, जिसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वीक 4 का प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है और इसमें हम सबसे पहले कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है हमारा आज का टॉपिक प्रोसेस। ठीक है जी। तो वीक 4 का हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट और फिर प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस क्या है और उसके साथ कुछ और उसके जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियसली हमने वीक 2 एंड 3 का जो कोर्स था, जो कंटेंट्स थे, कोर्स कंटेंट्स, उनको कवर किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। आज हम वीक 4 पे आ रहे हैं और उसमें आज हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, क्या होता है इसमें। प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। ये कंपोनेंट है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं शॉर्टली, आज उसको ब्रीफली हम देखेंगे। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस मैनेजमेंट, विच इंक्लूड्स, जिसमें रिसोर्स एलोकेशन टू प्रोसेसेस को कौन से और किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं वो हम सीखेंगे। उसके अलावा एनेबल एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस के दरमियान में कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, कैसे उनके दरमियान में शेयरिंग की जाती है, ये चीज़ आ जाती है प्रोसेस मैनेजमेंट में। साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वन प्रोसेस फ्रॉम अनदर। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये भी होता है कि जब कोई प्रोसेस कोई रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना दूसरे प्रोसेसेस से, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। और इसके साथ साथ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यानी दो प्रोसेसेस अगर किसी सेम डेटा पे काम कर रहे हैं, सेम रिसोर्स पे काम कर रहे हैं, शेयर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे आपस में सिंक्रोनाइज किया जाए, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाती हैं। अभी देखते हैं हम अपना जो आज का टॉपिक है प्रोसेसेस, के प्रोसेसेस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। इन टर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, a program is a set of instruction written in a particular sequence to perform a specific task। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर रहे हैं प्रोग्राम की, कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है। उसके बाद व्हाट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस क्या है। देन हम मूव करेंगे अदर टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन है प्रोग्राम की, जो मैंने पहले भी बताई थी कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जो स्पेसिफिक टास्क हैं, ठीक है, सीक्वेंस में कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल, आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम है, आपके पास मल्टीमीडिया प्रोग्राम है, आपके पास वर्ड जो MS ऑफिस है वो प्रोग्राम है। वो किस लिए होते हैं, हर एक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाता है। इन टर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। उनको पार्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज में, एक फ्लो में, एक सीक्वेंस में, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क उससे परफॉर्म कराया जा सके। ये तो हो गई प्रोग्राम की डेफिनेशन। प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरली स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूटेबल एक्जी फाइल की शक्ल में होते हैं हमेशा, जो कि हम सेकेंडरी स्टोरेज अपने हार्ड डिस्क में इसको स्टोर करते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, दे आर फर्स्ट लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। और जब भी हम उनको रन करना चाहते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो जैसे ही उन पे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उनको रन करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहले वो लोड होते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी में, यानी रैम में। तो हार्ड डिस्क से वो प्राइमरी मेमोरी में
आ जाते हैं। अब ये हम आ रहे हैं प्रोसेस की डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस में किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और ताकि उससे हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। देन उस प्रोग्राम को जब हम कोई, जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं वो एग्जी फाइल की शक्ल में होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल की शक्ल में होते हैं, जो कि हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं इंस्टॉल होने के बाद। और जब भी हम उसको रन करते हैं तो सबसे पहले वो रन होने से पहले बाद वो लोड होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। सो व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी for execution, that executing state of program is called process। ठीक है जी, तो ये है डेफिनेशन प्रोसेस की, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को लोड कराते हैं प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से एग्जीक्यूशन के लिए, तो तब उसको हम, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूटिंग स्टेट में जब वो आ जाता है तो उस प्रोग्राम को हम उस टाइम प्रोसेस कहते हैं। Many definitions have been given for the term process, including a program in execution is known as a process। ठीक है, और डेफिनेशंस भी हैं इसकी। एक मेन डेफिनेशन ये मैंने बता दी, इसके साथ ये 3 डेफिनेशन और भी हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशन यूज़ की जाती हैं। शॉर्टली आप किसी को बता भी सकते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रोसेस क्या है तो आप सिंपली कह दें कि आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में जब प्रोग्राम आ जाता है उसको प्रोसेस कहते हैं। या एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग ऑन ए कंप्यूटर। इंस्टेंस, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। एक क्लास है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इंस्टेंस है। तो सेम इसी तरह जो प्रोसेस है वो इंस्टेंस है किसका? प्रोग्राम का, जब वो रनिंग में होता है कंप्यूटर पर। इसी तरह the entity that can be assigned to and executed on a processor। एक एंटिटी, हमने डेटाबेस में एंटिटी पढ़ा है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, ठीक है, कोई एंटिटी है, कोई चीज है जिसको हम असाइन करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड। एक नोटपैड आपने सुना होगा, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड इज ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम जब इंस्टॉल होती है वो, तो वो पहले सेकेंड स्टोरेज में होती है। बट व्हेन यूजर डबल क्लिक ऑन द नोटपैड आइकन टू वर्क इन इट, ताकि उसमें काम कर सके, अ प्रोसेस इज स्टार्टेड दैट रन्स द नोटपैड प्रोग्राम। ठीक है, देन प्रोसेस लॉन्च हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और वो आपका मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाता है, और देन वो मूव कर जाता है प्रोसेसर की तरफ। तो ये एक ब्रीफ डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोग्राम एंड प्रोसेस, और उसके साथ ये एक एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल प्रोसेस। सीक्वेंशियल प्रोसेस क्या है? द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है तो वो एक सीक्वेंस में जाता है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक है। एक सीक्वेंस, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में भी ये पढ़ा कि रिटन इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंशियल होते हैं ये प्रोसेसेस, एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, और ये जो इनकी जो प्रोग्रेस है, जो ये इनकी रनिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो भी सीक्वेंशियल फैशन में होती है, तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन ए सीक्वेंशियल फैशन, ठीक है, लाजमी वो सीक्वेंशियल फैशन में प्रोग्रेस करेंगे। When a program is loaded into the memory and it becomes a process, जब भी प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में और वो प्रोसेस जब बन जाता है, it can be divided into 4 सेक्शन, तो उनको 4 सेक्शन में सीक्वेंस, 4 सीक्वेंसेस दिए जाते हैं, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जब भी आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में, तो और वो शक्ल इख्तियार कर लेता है प्रोसेस की, तब उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक सीक्वेंस दिया जाता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस का सीक्वेंस है। फर्स्ट पार्ट इज स्टैक, या फर्स्ट सेक्शन इज स्टैक, सेकंड सेक्शन इज हीप, फिर टेक्स्ट सेक्शन, एंड देन डेटा सेक्शन। एवरी प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स टास्क,
ठीक है। इनको तकरीबन हर प्रोसेस, एवरी प्रोसेस को ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये सीक्वेंस चाहिए होता है, ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। The following image shows a simplified layout of a process inside main memory. मेन मेमोरी में ये सीक्वेंस में इसको प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट स्टैक सेक्शन, प्रोसेस में से स्टैक सेक्शन में उसका कुछ जो प्रोसेस है उसमें जो स्टैक सेक्शन का डेटा है वो स्टैक सेक्शन में रख दिया जाता है। देन हीप सेक्शन, प्रोसेस से कुछ डेटा जो हीप में आना चाहिए वो हीप में रख दिया जाता है। फिर कुछ डेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोसेसर जब डेटा लेता है सबसे पहले डेटा आता है हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से आता है आपका रैम में, रैम से वो जाता है कैशे में, फिर वो जाता है आपका सीपीयू के पास। तो ये स्टेप बाय स्टेप डेटा को रखा जाता है और वहां से फैच किया जाता है। रैम पहले कैशे में देखा जाता है, कैशे में नहीं है तो रैम में देखा जाता है, रैम में नहीं है तो हार्ड डिस्क से मंगवाया जाता है या वर्चुअल मेमोरी से मंगवाया जाता है। तो यहाँ भी ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो प्राइमरी मेमोरी में ये इस शक्ल में पड़ा होता है। स्टैक में कुछ उसके डेटा के कुछ इंस्ट्रक्शंस रख दिए जाते हैं। जो प्रोसेस स्टार्ट है, जो प्रोग्राम आ गया है और प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो स्टैक सेक्शन में कुछ से इंस्ट्रक्शन होंगे, हीप सेक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी प्रोसेस के डेटा में, ताकि वन बाय वन जो भी हमें जरूरत हो हम उसे फैच करते रहें, प्रोसेसर उसको फैच करता रहे। तो एक सीक्वेंस दे दिया जाता है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है जी, सीक्वेंशियल प्रोसेस। स्टैक में क्या चीज होती है? द प्रोसेस स्टैक contains the temporary data such as function, parameters, उसके अलावा रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। स्टैक सेक्शन में टेम्पररी डेटा पड़ा होता है, जितना भी टेम्पररी डेटा है, जैसा कि आपके पास फंक्शन के पैरामीटर्स, जो आपके C++ प्रोग्राम आपने देखे होंगे उसमें जो पैरामीटर यूज किए जाते हैं फंक्शन के ब्रैकेट्स में, जो स्मॉल ब्रैकेट्स में, तो वो उसका रिलेवेंट डेटा यहाँ है। साथ साथ जो रिटर्न एड्रेस आपने रिटर्न एड्रेस नीचे दिया हुआ है, रिटर्न 0 दिया है, जो भी दिया है वो उसका पार्ट यहाँ पड़ा होता है। और साथ में लोकल वेरिएबल पड़े होते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो फंक्शन में इनसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। जो the variable which are declared inside the function are called local variable. Heap section में क्या है? Second part, this is a dynamically allocated memory to a process during its execution. ठीक है। डायनामिकली मीन्स चेंजेबल, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं होती, चेंजेबल मेमोरी होती है। जैसे जितनी उसको चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोसेस को चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वो मेमोरी कहलाती है हीप, ठीक है। दिस इज डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। चेंजेबल है, डायनामिकली है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स में एलोकेटेड मेमोरी नहीं है, ठीक है। इसको चेंजेबल है टू अ प्रोसेस को मिलती है ड्यूरिंग इट्स रन टाइम, जब वो रन करता है, ठीक है। जब वो रन टाइम में होता है, रन कर रहा होता है, तब उसको हीप सेक्शन में इसको मेमोरी मिलती है। उसके बाद आता है टेक्स्ट सेक्शन। द टेक्स्ट सेक्शन इज मेड अप ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड, ठीक है, रीड इन फ्रॉम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज व्हेन द प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं किसी भी एग्जी फाइल पे, तो जैसे उसे कंपाइलर, जैसे आपको पता है कि सी में आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली कंपाइलर ने उसको इंटरनली कंपाइल करके बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वो जो कन्वर्ट होके जो कोड बनता है वो सारा टेक्स्ट सेक्शन में पड़ा होता है, ठीक है जी। इस सेक्शन में, टेक्स्ट सेक्शन में पड़ा होता है। स्टैक सेक्शन में आपके फंक्शन पैरामीटर पड़े होते हैं, उसी प्रोसेस के रिटर्न एड्रेसेस पड़े होते हैं, लोकल वेरिएबल पड़े होते हैं। हीप सेक्शन जो है डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है। जब भी प्रोसेस रन टाइम में होता है तो उसको ये जगह दी जाती है ताकि उसमें अपने प्रोसेस करता रहे कुछ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट सेक्शन है। टेक्स्ट सेक्शन में आपका कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड होता है। जैसे प्रोग्राम चलना स्टार्ट करता है तो और अंदर से वो कंपाइल हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में उसकी प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सारा टेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है। इसके साथ साथ डेटा सेक्शन है। दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो फंक्शन के आउटसाइड पे डिक्लेयर किए जाते हैं। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और
स्टैटिक आपके पास ना चेंज होने वाले कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं थ्रू आउट दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल दैट होल्ड्स द सेम डेटा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और जो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल हैं, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, जो जिसे कोई भी फंक्शन एक्सेस भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, तो इनको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल जो चेंज, जिनकी वैल्यू सेम ही रहती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये इसकी डिटेल थी कि आपके पास ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है उसके क्या क्या सेक्शंस हैं, किस सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता है, कौन से सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, तो वो सारा इसमें आ गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास प्रोसेस के स्टेट। ठीक है, प्रोसेस के स्टेट भी होते हैं। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है, जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेट्स से गुजरता है। ठीक है जी, डिफरेंट स्टेट से भी वो गुजरता है, सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शन में उसे डिवाइड किया जाता है, फिर वो आगे जब मूव करता है तो डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, कभी वो एक स्टेट में होता है, कभी दूसरे स्टेट में होता है। यहाँ तो उसको हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद उसका फर्दर काम आगे जाना है प्रोसेसर की तरफ, तो उससे प्रोसेसर तक का जो दरमियान में जो ऑपरेशंस होती हैं वो आपकी ये चीज़ हैं, प्रोसेस स्टेट्स हैं। When a process executes, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, इट passes through different state, तो मुख्तलिफ स्टेट्स या स्टेजेस से गुजरता है। These states or stages may differ in different operating system। ठीक है जी, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, डिफरेंट में डिफरेंट स्टेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 हों, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 7 हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स कंटेंट में भी 3 और 5 और 7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो 5 हैं। ठीक है, 3 मैं जनरली बता देता हूँ, 3 में आपके पास सिर्फ ये स्टेट्स होती हैं, रेडी, रनिंग और वेटिंग। 7 स्टेट में आपके पास न्यू, फिर रेडी सस्पेंडेड, ठीक है, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर उसके बाद वेटिंग, सस्पेंडेड एंड देन टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट। ठीक है, तो 7 स्टेट हो जाती हैं। 5 में ये 5 स्टेट होती है, तो वो फिर आप खुद ज़रा सर्च कर लें। 3 में भी वही काम हो रहा है, 7 में भी वही काम हो रहा है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है, और 5 में भी है, तो मैं यहाँ पे आपको ये जनरली बता भी रहा हूँ। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, एंड द नेम्स ऑफ दी स्टेट्स आर आल्सो नॉट स्टैंडर्ड, और ये जो नाम रखे गए हैं ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, किसी रूल्स रेगुलेशन की तरह रेगुलर कोई कमेटी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे आईएसओ है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह की कोई रेगुलर कोई इस तरह नाम नहीं रखा गया है, इनके कोई नाम नहीं रखे गए हैं। ठीक है जी, कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है जिसने ये नाम फिक्स किए हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये नाम रखे गए हैं, इसको चेंज भी, जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जिट भी लिख सकते हैं, वेटिंग लिखा हुआ है, किसी ने ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक्ड। ठीक है, तो ये नाम रखे गए हैं, यहाँ पे न्यू भी लिखा गया है, स्टार्ट भी लिखा गया है, इनिशिएट भी किया गया है, तो ये नाम स्टैंडर्डाइज नहीं है। इन जनरल अ प्रोसेस कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट एट अ टाइम। ठीक है, किसी भी स्टेट में प्रोसेस चल रहा होता है एट ए टाइम, यानी एट ए टाइम वो या न्यू स्टेट में होगा, या स्टार्ट स्टेट में होगा, या वो रेडी स्टेट पे होगा, या वो रनिंग स्टेट पे होगा, या वो वेटिंग स्टेट पे होगा, या टर्मिनेटेड स्टेट पे होगा। इनमें से किसी एक स्टेट में एट द सेम टाइम वो चल रहा होता है। क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे सीपीयूज में, तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग में ये स्टेट हमें आजकल बड़ा फ़ायदा दे रही हैं। कोई प्रोग्राम आपका रेडी स्टेट में जा रहा होता है, कोई रनिंग स्टेट में जा रहा होता है, कोई वेटिंग में होता है, और कोई टर्मिनेशन में होता है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस चूँकि जारी हैं, तो इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है स्टेट्स की शक्ल में। स्टेट्स एंड डिस्क्रिप्शन, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है? न्यू और स्टार्ट स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड। ठीक है, जैसे आप डबल क्लिक करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम न्यू और स्टार्ट स्टेट कहते हैं।
उसके बाद आता है रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। ठीक है, जब भी इनिशियलाइज होके रैम में आ जाए, ठीक है, इनिशियलाइज होके स्टार्ट होके डबल क्लिक करके वो जैसे लोड होता है रैम में, उस रैम में इसको रेडी स्टेट का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि वो वहां पे वेट कर रहा होता है प्रोसेसर के लिए। रेडी processes are waiting to have the processor allocated to them by the operating system so that they can run। वो वेट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्यू में, प्राइमरी मेमोरी में, कि उनको प्रोसेसर एलोकेट कर दिया जाए। Process may come into this state after start state or new state or while running it by but interrupted by the scheduler to assign CPU to some other process। इस स्टेट में दो तरह से ये आता है प्रोसेस। एक तो वो जब जैसे ही आप उसको स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं, तो वहां से डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से लोड होके प्राइमरी मेमोरी में आता है, तो ये प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में आ गया। दूसरा, वो जब सीपीयू में चल रहा है, स्टार्ट है, और किसी वजह से उसे रोक दिया जाता है, किसी भी वजह से इंटरप्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उसे वापस वेटिंग स्टेट और वेटिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स मांगा, किसी किस्म का रिसोर्स, यानी उसने सीडी रोम के लिए या डीवीडी रोम के लिए रिक्वेस्ट भेजी, और उस वक्त डीवीडी रोम बर्निंग पे स्टार्ट है, सीडी बर्निंग कर रहा है, तो अब वेटिंग करेगा, वो स्टॉप रहेगा, तो वो प्रोसेसर उसको ज़्यादा देर अपने पास नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर 1 घंटे तक उसे फॉर एग्जांपल वेट करना पड़ा, एक टाइम स्केड्यूल होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया टाइम क्वांटम होता है, उस तक प्रोसेसर उसका वेट करता है कि क्या उसकी जो रिक्वेस्ट है फुलफिल हो गई है, नहीं हुई, और 4 मिनट 5 मिनट पूरे हो गए हैं, तो उसको टेम्पररी तौर पे निकाल के वेटिंग में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये स्टेट है वेटिंग स्टेट, इसमें रख दिया जाता है, और जब जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होने लगती है, वो रिसोर्स फ्री हो गया है, देन उसको दोबारा रेडी में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको रनिंग में भेज दिया, नहीं, उसको दोबारा रेडी में क्यू में आ जाता है, उससे फिर रनिंग में ट्रांसफर होता है। तो रेडी स्टेट में दो तरीके से प्रोसेस आते हैं, एक तो स्टार्ट स्टेट के उसमें डायरेक्ट इधर से, या फिर काम के दौरान, रनिंग के दौरान ही उसको इधर भेज दिया जाता है। उसके बाद आता है रनिंग स्टेट, प्रोसेस आ रहा है ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे रैम में ठहरे हुए हैं, रैम में ठहर गया है, स्टार्ट हो गया, रैम में ठहर गया, अब रनिंग स्टेट। वंस द प्रोसेस हैज बीन असाइन्ड टू प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम scheduler, the process state is set to running and the processor executes its instruction। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को प्रोसेसर दे देता है और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, तब उसका स्टेट रनिंग स्टेट कहलाता है। वो प्रोसेसर रनिंग स्टेट में है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर, यानी जो टाइम स्केड्यूल करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर देना है, तो वो जैसे ही किसी प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करता है, तो प्रोसेस का स्टेट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है रनिंग, और प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने लगता है उस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन, जो कि आपके यहाँ मैंने बताया स्टोर होती हैं, स्टैक सेक्शन में, हीप सेक्शन, डेटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ आ जाता है वेटिंग स्टेट। प्रोसेस मूव्स into the waiting state if it needs to wait for resource such as waiting for user input or waiting for a file to become available और कोई इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, ठीक है, या वो यूजर के इनपुट के लिए बैठा होता है कि यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, ओके पे, फिनिश पे, डन पे क्लिक करेगा, तो मैं अब आगे मूव करूंगा, तो वो प्रोसेसर में रुका पड़ा होता है। ठीक है, प्रोसेसर में वो इस क्लिक का इंतजार कर रहा होता है, वो सीपीयू में इस इवेंट का इंतजार कर रहा होता है कि कोई यूजर या कोई फाइल जो उसको चाहिए वो आएगी तो मैं आगे मूव होऊंगा, तो वो एक टाइम तक वेट सीपीयू उसको करने देता है। अगर उसका टाइम एक्सीड होता है तो सीपीयू उसको निकाल के रनिंग से वेटिंग में भेज देता है। ठीक है, ये डायग्राम है। न्यू स्टेट्स एडमिट करता है, एडमिटेड, रेडी स्टेट में डेटा आया,
ठीक है। डेटा जैसे प्रोसेस प्रोग्राम लोड हुआ, प्रोग्राम न्यू से लोड हुआ, रेडी में यहाँ पे प्रोसेस बन गया। यहाँ से अब वो रनिंग में, ये एरो है, रनिंग में गया। अब रनिंग में जैसे वो गया, दो तरीकों से वेटिंग में आता है, या इंटरप्ट होके आता है, ठीक है, या किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा होता है। जब वो हो जाता है तो इसको रेडी में भेज दिया जाता है। तो ये अब हम वेटिंग की बात कर रहे हैं। रनिंग में आया, ठीक है, रनिंग में तो रन कर रहा है। अगर उसे कोई इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो डायरेक्ट एग्जिट करेगा, कंप्लीट होके एग्जिट, टर्मिनेट हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम में। लेकिन अगर उसका टाइम एक्सीड हुआ और वो किसी इवेंट का इंतजार कर रहा है, इनपुट और आउटपुट इवेंट का, तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर वो इंटरप्ट हुआ किसी भी वजह से, कोई और वजह भी होती है, प्रायोरिटी प्रोग्राम भी आ सकते हैं, प्रायोरिटी वाली प्रोसेस भी आ सकती हैं, तो हाई प्रायोरिटी वाले, तो उसकी वजह से भी इंटरप्ट हो सकता है, तो रेडी में आ सकता है। और अगर कोई इनपुट आउटपुट, तो वेटिंग स्टेट में जैसे इसका इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीट होता है, कंप्लीशन पे आ जाता है, यानी वो रिसोर्स फ्री हो गया है या इनपुट आने वाला है, यूजर क्लिक करने वाला है, तो वो उसको रेडी में, एंड देन रेडी से फिर रनिंग में, और फिर एग्जिट, terminated or exit. Once the process finish its execution or it is terminated by the operating system, it is moved to the terminated state where it wait to be removed from main memory. ठीक है, देन वो इधर आ जाता है और इधर से फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है जब भी वो अपना काम खत्म कर दे। जैसे आप अपने ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है किसी भी प्रोसेस के लिए बंद करने के लिए, आप नोटपैड खोला हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला हुआ है, तो ऊपर एक क्रॉस होता है मिनिमाइज के साथ, और फिर उसके बाद क्रॉस बना होता है, तो क्रॉस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बंद कर देता है, किसी वजह से एरर आ गया तो वो खुद ही क्लोज कर देता है, या आपने खुद क्लोज कर दिया तो वो फिर मेमोरी से रिमूव हो जाता है टाइम, अपने टाइम पे। तो ये एक प्रोसेस स्टेट्स थे जो आपके प्रोसेस, जिन प्रोसेस स्टेट से गुजरता है उसके बारे में हमने तफसील से देखा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, और उसने अपने डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट है पूरा। अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा को स्टोर करने वाला। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जो डेटा को स्टोर करने में मदद देता है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक शक्ल में। A process control block is a data structure maintained by the operating system for every process. प्रोसेस जब भी चलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक पूरा उसका फाइल यूज कर रहा होता है, एक पूरा फाइल यूज कर रहा होता है, बंडल यूज कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस का। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं, आप नादरा ऑफिस जाते हैं, तो आपका अपना पूरा का पूरा डेटा कंप्यूटर्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी फाइल मूव हो रही है तो आपको फॉर एग्जांपल नया शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आप जा रहे हैं नादरा, तो वो स्टार्ट में आपसे डेटा लेते हैं, आपसे अंगूठे लगवाते हैं, आपसे साइन लेते हैं, आपकी पिक्चर लेते हैं, और वो डेटा फिर आपका रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। देन आप जब उसको देखते हैं कि आपको कहते हैं 15 दिन बाद आप दोबारा पता करें, जब आप 15 दिन बाद जाते हैं तो वो आप कहते हैं बस आपका डेटा हमने मूव कर दिया, इस प्रोसेस आपके इस जगह पे आया हुआ है, अब इस डिपार्टमेंट में है, अब उस डिपार्टमेंट में। तो करते करते आपका पूरा एक पूरा फोल्डर होता है जिसमें पूरा डेटा पड़ा होता है। तो हर प्रोसेस, तो प्रोसेस भी ऐसे हैं, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर प्रोसेस का सेम एज इट इज डेटा मेंटेन कर रहा होता है। तो उसके लिए जो वो चीज यूज करता है, मकसद ये है बताने का, वो है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पूरा ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला ब्लॉक। A process control block is a data structure maintained by the operating system for every process. A PCB keeps, PCB में क्या है? Keeps, रखता है, all the information, complete information that is needed to keep track of a process as listed below. जो कि हमें किसी भी प्रोसेस का ट्रैक रखने के लिए ज़रूरत होते हैं, कंप्लीट ट्रैक रखने के लिए। क्योंकि जब भी हम प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डालते हैं या वर्चुअल मेमोरी में टेम्पररी तौर पे बिठा देते हैं, रखते हैं, तो हमें उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है जब भी वो दूसरी बार चलता है।
फॉर एग्जांपल प्रोसेस की आईडी क्या थी, प्रोसेस का स्टेट क्या था, वो रेडी स्टेट में था, वो रनिंग स्टेट में था, पॉइंटर यूज हो रहे थे उसमें, जैसे आप प्रोग्रामिंग में पॉइंटर आपने पढ़े होंगे, प्रोग्राम काउंटर यूज हो रहा था, यानी रजिस्टर कौन सा था, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन, उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा एक लिस्ट है जो पीसीबी में एक प्रोसेस के लिए मेंटेन की जाती है, सिर्फ एक प्रोसेस के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी कोई भी फाइल हमें चाहिए हो, कौन सी चाहिए, तो वो हम ले सकें। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? प्रोसेस आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दी जाती है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस स्टेट, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, उस वक्त किस स्टेट पे वो जा रहा है, उस करंट स्टेट उसका, दैट इज वेदर इट इज रेडी, रनिंग, वेटिंग और वट एवर। इसके साथ साथ पॉइंटर, अ पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, वो किस पेरेंट यानी इनहेरिटेड है। आपको पता है कि इनहेरिटेंस होती है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें इनहेरिटेंस पार्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उसमें जिसका पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, तो पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, तो वो उसका पॉइंटर रखता है कि ये इसका चाइल्ड है इस चीज का, तो वो पॉइंटर भी इसमें आता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, द काउंटर इंडिकेट, ठीक है, द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। यानी किस प्रोग्राम काउंटर का मतलब है कि कितने इंस्ट्रक्शंस चल चुकी हैं और उसके बाद किस इंस्ट्रक्शन ने आना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट से ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, स्टार्ट से नहीं होगा, स्टार्ट जहां तक चला हुआ है उसके बाद नेक्स्ट किस इंस्ट्रक्शन ने आना है, तो वो प्रोग्राम काउंटर में उसका नंबर पड़ा होता है, सीक्वेंस नंबर पड़ा होता है। इस तरह सीपीयू रजिस्टर की इंफॉर्मेशन, सीपीयू के पास रजिस्टर हैं, डिफरेंट रजिस्टर हैं, जैसे आपको पता है सीपीयू के अंदर रजिस्टर है जिसमें डेटा पड़ा होता है। तो वेरियस सीपीयू रजिस्टर वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट, ठीक है। दे इंक्लूड एकमुलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे कहा जाता है, स्टैक पॉइंटर होते हैं, जर्नल पर्पस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर एक स्मॉल रजिस्टर है जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ लास्ट प्रोग्राम, जैसे कि स्टैक। उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, जैसे ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ मेमोरी, जहां से सीपीयू डेटा रीड और राइट करता है। तो डिफरेंट जो प्रोसेस जो रजिस्टर यूज कर रहा था उसकी डिटेल इसमें पड़ी होती है पीसीबी में, कि सीपीयू के जो कौन कौन से रजिस्टर प्रोसेस उस वक्त यूज कर रहा था। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस priority and other scheduling information which is required to schedule the process। प्रोसेस को दोबारा स्केड्यूल करना, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अच्छा, उसमें क्या देखा जाता है, उसकी प्रायोरिटी, उसकी स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कि वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, बाकी उसमें कौन से एल्गोरिथम यूज किए जा रहे हैं, कौन से होंगे उस पर एल्गोरिथम, उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है, तो उसके मुताबिक सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में स्टोर होती है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड दैट the list of input output devices allocated to the process, a list of open file and so on। उस प्रोसेस को कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट किए गए थे, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वट एवर जो भी हो गए, या उसको कौन से लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं आपके सिस्टम में जो उसके बैकग्राउंड में चल रही हैं, तो कौन कौन सी फाइल्स उनको एलोकेट की गई थी, या कुछ जितने भी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन आ जाती है उसमें, तो वो उसकी डिटेल भी पड़ी होती है इसमें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डिटेल होती है, दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, उसका टाइम लिमिट कितना है, जॉब और प्रोसेस नंबर पीआईडी एंड सो ऑन। अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि मैं जरा इसकी काउंटिंग करो ना,
तो इसने क्या क्या यूज किया हुआ है, सीपीयू कितना यूज किया हुआ है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज हुआ है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पे, कितना टाइम लगा है, टाइम लिमिट कितनी है उसकी, ठीक है, उसकी प्रोसेस की टाइम लिमिट कितनी है, 10 मिनट चलना है उसने तो वो 3 मिनट फॉर एग्जांपल चल चुका है, तो बाकी 7 मिनट उसकी लिमिट रह गई है, 7 मिनट और चलेगा। उसके साथ साथ ये जॉब और प्रोसेस नंबर उसका क्या है, एंड सो ऑन। तो ये पूरी एक लिस्ट होती है, ये पीसीबी में आ जाती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसको कहा जाता है। प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस स्टेट होता है, पॉइंटर कौन सा है, प्रियोरिटी फिर देखी जाती है कि प्रियोरिटी क्या है इसकी, हाई प्रियोरिटी प्रोसेस है, लो प्रियोरिटी प्रोसेस है, मीडियम प्रियोरिटी प्रोसेस है, क्या है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन से आनी है, सीपीयू रजिस्टर कौन से यूज किए जा रहे थे, सीपीयू के रजिस्टर, इनपुट आउटपुट कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लोकेट किए जाते हैं, और कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कितना सीपीयू इसने यूज कर लिया था, कितना इसने और यूज करना है प्रोसेस ने। तो ये वापस जब प्रोसेस आता है सीपीयू के पास तो वो फिर इसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है उस प्रोसेस को। तो ये हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन प्रोसेस। डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं प्रोसेस पे, सेम जो हमने पीछे उसके स्टेट पढ़े उसके मुताबिक ये ऑपरेशन है। देयर आर मेनी ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्रोसेसेस, मेनी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर प्रोसेस क्रिएशन, एक प्रोसेस क्रिएशन का ऑपरेशन किया जाता है, प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, प्रोसेस प्रीएम्पशन की जाती है, प्रोसेस को रोका जाता है, प्रोसेस ब्लॉकिंग की जाती है, प्रोसेस को ब्लॉक किया जाता है, एंड प्रोसेस टर्मिनेशन की जाती है। दीज आर गिवन इन डिटेल, ठीक है, बिलो। क्रिएशन में क्या होता है ऑपरेशन, जब भी प्रोसेस पे क्रिएशन ऑपरेशन हो रहा है तो इसका मतलब है दिस द इनिशियल स्टेप ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन एक्टिविटी, ये इसका बिल्कुल स्टार्ट का स्टेप है। जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो उसकी जगह जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसे क्रिएशन कहते हैं। जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एक्टिविटी है, वो क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। दिस माइट बी परफॉर्म बाय सिस्टम, यूजर और ओल्ड प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। आप सिस्टम भी इसको क्रिएट कर सकता है, प्रोसेस को क्रिएशन हो सकती है, या यूजर उसको क्रिएट कर सकता है डबल क्लिक करके, या कोई ओल्ड प्रोसेस है वो खुद उसको चला रहा है, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस वो जा रहा है। एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, उसका पार्ट दूसरा प्रोसेस है वो उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएशन होती है, प्रोसेस क्रिएशन मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोसेस। जब भी न्यू प्रोसेस क्रिएट होगा, आया वो यूजर क्रिएट कर रहा है, वो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, जब या वो कोई ओल्ड प्रोसेस है वो खुद इसको क्रिएट कर रहा है, उसको हम प्रोसेस क्रिएशन कहते हैं। फिर आती है स्केड्यूलिंग और डिस्पैचिंग, जो मैंने पीछे तस्वीर में आपको दिखाई। द इवेंट और एक्टिविटी इन विच द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज फ्रॉम रेडी टू रनिंग, ये आपकी पिक्चर है पीछे, इसमें दिखाया भी गया था। ये स्केड्यूलर डिस्पैच लिखा हुआ है, डिस्पैच कर दो, जैसे हम कहते हैं ना ये लेटर डिस्पैच कर दो, इस जगह से आगे दूसरी डेस्टिनेशन पे डिस्पैच कर दो प्रोसेसिंग के लिए। तो ये रेडिंग से जब भी रनिंग में जाता है तो स्केड्यूलर या डिस्पैचर लगा होता है, जो टाइम के मुताबिक उसको डिस्पैच करता है। जिस प्रोसेस की बारी होगी उसका, जिसका वक्त पूरा होगा उसे डिस्पैच कर देगा प्रोसेसर की तरफ, सीपीयू की तरफ। तो इसको स्केड्यूलिंग और डिस्पैचिंग भी कहा जाता है। दी इवेंट, ये एक इवेंट है, एक क्लिक है और एक्टिविटी है इन विच द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज फ्रॉम रेडी टू रनिंग। इट मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट इनटू द रनिंग स्टेट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को सीपीयू दे दिया है और वो चल पड़ा है, एग्जीक्यूशन ने स्टार्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं स्केड्यूलिंग और डिस्पैचिंग ऑपरेशन। उसके बाद आता है ब्लॉकिंग, प्रोसेस ब्लॉकिंग। व्हेन अ प्रोसेस इन्वोक्ड एन इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल दैट ब्लॉक्स द प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पुट इन ब्लॉक मोड। जब भी कोई प्रोसेस है, किसी की वजह से उसने इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल मिला दी, जैसे हम किसी भी रिक्वेस्ट करने के लिए किसी को कह देते हैं कि यार ये मेरा काम तो ज़रा कर दो, तो वो उससे देखता है कि क्या वो काम अभी हो सकता है या नहीं, तो या तो आपको कर देगा कि
वो फुलफिल कर देगा, या फिर वो आपको वेटिंग स्टेट में, स्टॉप स्टेट में रख देगा। क्या भी नहीं हो सकता, तो आप थोड़ा वेट करें। ब्लॉक मोड इज बेसिकली अ मोड वेयर प्रोसेस वेट फॉर इनपुट आउटपुट। ये ब्लॉक मोड जो है वही वेटिंग मोड है, ठीक है। इसको यहाँ ब्लॉक मोड, ब्लॉक का नाम दिया गया, लेकिन ये बेसिकली वही वेटिंग है। वेटिंग स्टेट में आप चले जाते हैं। आफ्टर द इवेंट इज कंप्लीट, जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, इवेंट कंप्लीट हो जाती है, द प्रोसेस अगेन गोज टू द रेडी स्टेट। तो आपको रेडी स्टेट भेज दिया जाता है, रेडी से दोबारा रनिंग में, जैसे मैंने समझाया था आपको। इसमें आप रनिंग में थे तो आपको ब्लॉक कर दिया गया, आपने कोई इनपुट आउटपुट कॉल मिलाई, मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए, कोई इवेंट, कोई कोई चीज़ मुझे चाहिए। उन्होंने कहा वो अवेलेबल नहीं है, प्रोसेसर सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो सीपीयू ने आपको निकाल के वेटिंग स्टैंड में रख दिया ब्लॉक करके। और उसके बाद आप जब आपका डेटा अवेलेबल हो गया, रिसोर्स अवेलेबल हो गया, तो दोबारा आपको रेडी में भेजेगा, और रेडी से फिर आपको स्केड्यूल करके यहाँ से ऊपर से इस तरह भेज देगा। उसके बाद है आपका प्रीएम्पशन, प्रोसेस प्रीएम्पशन। व्हेन अ टाइम आउट अकर, दैट मीन्स द प्रोसेस had not been terminated in the allotted time interval and next process is ready to execute, then the operating system preempt the process। जैसे मैंने कहा कि आपका टाइम पूरा हो गया है, फॉर एग्जांपल आपके जो स्पेसिफिक टाइम आपको दिया था सीपीयू ने, क्योंकि सीपीयू ने आपको पता है कि सबको टाइम देना होता है। जैसे मैंने पीछे आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे आजकल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयर हुआ पड़ा है, टाइम क्वांटम शेयर है। आप 4 मिनट में कंप्लीट नहीं हुए, आपके फॉर एग्जांपल 10 मिनट में कंप्लीट होगा पूरा प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो 10 मिनट में कंप्लीट होगा, और आप 4 मिनट, सीपीयू ने 4-4 मिनट के क्वांटम रखा हुआ है कि पूरा सिर्फ 4 मिनट में चलेगा। तो जैसे 4 मिनट पूरे हुए, उसने देखा कि आप तो अलॉटेड टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, और उसके बाद जो जिसका नंबर है वो रेडी ठहरा हुआ है, तो आपको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा टेम्पररी तौर पे, ठीक है। आपको टेम्पररी तौर पे प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, आपसे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे लेके आपको साइड पे ठहरा दिया जाएगा वेटिंग में। उसके बाद आपको बाद में बुलाया जाएगा जब सबकी बारी चली जाएगी, एक दफा सब एक बार 4-4 मिनट चल जाएंगे। दिस ऑपरेशन इज ओनली वैलिड वेयर सीपीयू स्केड्यूलिंग सपोर्ट प्रीएम्पशन। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बना सकता है। जहां पे प्रीएम्पशन होती है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा होता है, उसके इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं कि अगर उससे आपने सब कुछ ले लिया, स्टॉप कर दिया, तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। तो प्रीएम्प्ट करना मुश्किल होता है, और कभी कभी जो आपकी जो प्रीएम्पशन है उससे सिस्टम एरर जनरेट हो सकता है। बेसिकली दिस हैपन इन priority scheduling where on the incoming of high priority process the ongoing process is preempted। मोस्टली ये कहाँ हैपन होते हैं, जहाँ पे priority scheduling का एल्गोरिथम इंस्टॉल होता है। priority scheduling की जाती है जहाँ पे एल्गोरिथम होता है, उसमें जब भी कोई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है, तो जो इस वक्त चल रहा है प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, और हाई प्रायोरिटी को जगह दे दी जाती है। हेंस इन प्रोसेस प्रीएम्पशन ऑपरेशन द ऑपरेशन सिस्टम पुट्स द प्रोसेस इन रेडी स्टेट, ठीक है। तो उसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। रनिंग में था, चल रहा था, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो सीपीयू ने उसको बाहर निकाल दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया। ये प्रीएम्प्ट करके रेडी स्टेट में इधर दोबारा ठहरा दिया, उसकी जब बारी आएगी दोबारा उसको स्केड्यूल किया जाएगा ऊपर से, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रीएम्पशन। नेक्स्ट अब इसमें है आपका टर्मिनेशन। आफ्टर द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लास्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, इट इज टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट कर दिया जाता है या हो जाता है। द रिसोर्सेज हेल्ड बाय अ प्रोसेस आर रिलीज्ड आफ्टर इट इज टर्मिनेटेड, और उससे तमाम रिसोर्सेज हटा लिए जाते हैं, रिलीज कर लिए जाते हैं जब भी वो टर्मिनेट हो जाता है, और फिर वो दूसरे प्रोसेस को दे दिए जाते हैं। तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस थे जो एक प्रोसेस पे अप्लाई किए जाते हैं, और ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। रेडी स्टेट, स्केड्यूल हुए प्रोसेस, यहाँ है रनिंग स्टेट में, यानी सबसे पहले क्रिएशन होती है, वही तस्वीर है। क्रिएशन होने के बाद रेडी स्टेट,
स्केड्यूल हुआ रनिंग स्टेट में, कोई इवेंट का उसने मांगा, इनपुट आउटपुट इवेंट मांगा, वो नहीं था अवेलेबल तो वेटिंग स्टेट में डाल दिया ब्लॉक करके। उसके बाद वेटिंग करता रहा, जब वो अवेलेबल हुए रिसोर्सेज तो उसको फिर दोबारा रेडी में भेजा और दोबारा स्केड्यूल करके इधर भेजा। और वो प्रोसेस चल रहा था और कोई हाई प्रियोरिटी प्रोसेस आया तो तब उसको दोबारा प्रीएम्प्ट किया गया, ना कि वो इधर भेजा, उसको प्रीएम्प्ट किया, डायरेक्ट रेडी में भेज दिया, क्योंकि वो उस वक्त चल रहा था और उस पे ऊपर से कोई बंदा आ गया। तो जैसे वो हटेगा उसके बाद उसको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा उसको स्केड्यूल कर दिया जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये आपका ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन थे प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या था, प्रोग्राम क्या है, उसके बाद उसके जो सीक्वेंशियल फैशन में फ्लो है वो हमने देखी, सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने उसको देखा कि पीसीबी क्या चीज़ है, उसके बाद हमने ऑपरेशंस देखे। देन अब हम जाते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अ प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्रोसेस हमारे पास हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो हैं जो कि एग्जीक्यूशन जब उनकी हो रही होती है तो दूसरे प्रोसेसेस से वो कोई सरोकार नहीं रखते, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। बाकी प्रोसेसेस से उन्हें कोई सरोकार नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सारा कुछ खुद ब खुद वो कर रहे होते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप और हम हैं, हम जब तक घर में हैं और जॉबलेस हैं, कुछ भी नहीं है हाथ में, तो हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम अपने बड़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। जब आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो दो तरह के हमारे पास प्रोसेसेस भी होते हैं, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस इज नॉट अफेक्टेड, वो इफेक्ट नहीं होते किसी दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से। कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अपना हो रहा है, ये अपना हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है। जबकि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं वो मिलकर काम करते हैं किसी भी चीज पे। व्हाइल अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि वो जॉइंटली काम कर रहे होते हैं, सेम डेटा पे कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी दोनों मिलकर खाएंगे। एक प्लेट है, दो बंदे उस पर बैठे हुए हैं, या दो प्लेटें हैं, दो बंदे हैं, तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों अलग अलग अपने प्लेट, उसको नहीं कोई मसला, उसको भी नहीं मसला। लेकिन जहां पे एक प्लेट है और उसमें कुछ पड़ा है खाने की कोई, फॉर एग्जांपल उसमें कोई पिज्जा पड़ा है, उसके 3 पीसीज हैं, तो 3 पीसीज में क्या हुआ, दो तो खा लिए दो बंदों ने, एक पीस रह गया, अब वो या एक खाएगा या दूसरा खाएगा, उसमें या चीना चपटी की जाएगी। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस इसे कहते हैं कि उसमें फिर प्रॉब्लम भी आती है। खैर ये तो एक एग्जांपल थी इनफॉर्मल सी। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में डेटा जो प्रोसेस है, यानी खाने का अमल है, दो बंदे खाना खा रहे हैं तो वो प्रोसेस हो रहा है, वो जॉइंटली हो रहा है, एक ही प्लेट से खाना खाया जा रहा है, तो इसको कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर में भी सेम शेयर डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है सीपीयू है, सारे प्रोसेस इकट्ठा यूज कर रहे हैं, मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सारे प्रोसेस इकट्ठा यूज कर रहे हैं, तो इसको कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन कोऑपरेटिव नेचर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल स्पीड, कन्वीनियंस एंड मॉड्यूलरिटी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस का जो नेचर है, कोऑपरेटिव नेचर है, सॉरी, ये टेक्निक जो है ये कहते हैं कि अच्छी है, इससे कंप्यूटेशनल स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डेटा एक है और उस पर सारे मिलकर उससे काम कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड ज़्यादा होती है, बजाय इससे कि अलग-अलग हर एक के लिए हम चीज़ें अरेंज करें, एक ही जगह पे आके सारे एक ही यूज़ कर रहे हैं तो काम तेज़ से हो रहा है। कन्वीनियंट है, कम्प्लेक्स नहीं है, और मॉड्यूलरिटी है। मॉड्यूलरिटी मीन्स ये एक सिस्टम हमारे पास जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि एम्फसाइज करती हैं सेपरेट फंक्शनैलिटी पे। हर एक इंडिपेंडेंट होता है और उसके बाद इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मॉड्यूल्स आप यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में,
ठीक है जी। तो इंक्रीज करता है कंप्यूटेशनल स्पीड को, कन्वीनियंस को और मॉड्यूलरिटी को इंक्रीज करता है। तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब आते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये कोऑपरेटिव प्रोसेस का जो ये नेचर है, ये कैसे अपना काम करता है, उसके लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है। और ये मैकेनिज्म दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस को साथ मिलकर शेयर डेटा पे काम करने का तरीका मुहैया करती हैं। तो बात इससे हम कर रहे थे, इसकी कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे ये डेफिनेशन करनी पड़ी कि हम जब इंडिपेंडेंट प्रोसेस, तो वो प्रोसेस है जिसकी जो इफेक्ट नहीं करते, किसी उसकी एग्जीक्यूशन इफेक्ट नहीं होती अदर प्रोसेस से, जबकि कोऑपरेटिव प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनकी एग्जीक्यूशन इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि वो सेम डेटा पे काम कर रहे हैं सारे। अगर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग गड़बड़ हो गई तो सारों की भी मसला है। Inter-process communication is a mechanism which allows processes to communicate with each other and synchronize their action and managing shared data. IPC एक मैकेनिज्म है जो कि प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ और साथ साथ ईच अदर, एंड जो साइक्रोनाइजेशन का अमल है एक्शंस का, उनको जोड़े रखें कि भाई अभी मैंने खाना है तो आपने इसके बाद खाना है, ठीक है। पहले एक पीस मैं उठाऊंगा तो उसके बाद आपने पीस उठाना है दूसरे नंबर पे, पहलाने वाला मैं करूंगा, तो एक्शन सारे साइक्रोनाइज्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रोसेस भी अंदर से साइक्रोनाइज्ड होंगे उनके एक्शन कि ये स्टेप मैंने करना है तो इसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है, क्योंकि वो जॉइंटली काम कर रहे हैं सेम डेटा पे। और साथ साथ मैनेजिंग शेयर डेटा, और साथ साथ जो डेटा है जो शेयर हुआ पड़ा है दरमियान में, उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना, एक्शंस भी मैनेज करना, डेटा भी मैनेज करना है कि डेटा भी खराब ना हो जाए। तो प्रॉपरली डेटा के, जैसे मैंने कहा पिज्जा के प्रॉपर चंक बनाना एक डेटा है, और एक्शन उसको खाना, ठीक है। तो मैनेज करना, डेटा को मैनेज करके आपने एक फिर एक्शन किया परफॉर्म। तो ये जरूरी है कंप्यूटर के अंदर भी। तो इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। The communication between these processes can be seen as a method of cooperation between them, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो बताई गई है प्रोसेसेस के दरमियान में, ये ऐसा लगता है, ऐसे दिखाई हमें जा सकती है कि ये कोऑपरेशन का मेथड है इन प्रोसेसेस के दरमियान में, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज प्रोसेसेस कैन बी सीन एज अ मेथड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन देम। ये ही मेथड ऑफ कोऑपरेशन है कि वो साइक्रोनाइजेशन ऑफ एक्शन भी है उसमें, मैनेजिंग ऑफ शेयर डेटा भी है, और कम्युनिकेशन विद ईच अदर भी है। तो ये मैकेनिज्म हमें बताता है कोऑपरेशन। अच्छा जी, इस कोऑपरेशन में क्या क्या शेयर किया जाता है, किस किस्म की शेयरिंग होती है, क्या होती है वो टेक्निक। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू बोथ। शेयर्ड मेमोरी के जरिए भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैसेज पासिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट, प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर थ्रू शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। या वो मेमोरी को शेयर करेंगे, प्राइमरी मेमोरी या शेयर्ड है, या मैसेज पासिंग के जरिए मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं, उसके जरिए डेटा शेयर हो रहा होता है, फाइल शेयरिंग होती है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पूरे टॉपिक्स मैंने इस वीक 4 के एक्सप्लेन कर दिए हैं। कंटेंट्स आप चेक कर सकते हैं, और उसमें ये जो पार्ट है 2, ये आपकी होमवर्क है जो कि आगे मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन होमवर्क में। व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस। ये 2 मेथड्स कौन से मेथड्स हैं, क्या है ये इस मेथड में। तो ये आपने अपने लिए इसको नोट्स में इंक्लूड रखना है। जो आप प्रिपेयर करेंगे, जो आप स्टडी करेंगे, उसमें इसको स्टडी करना है, उसको इंक्लूड करना है। ये आपके जितने भी होमवर्क्स हैं या असाइनमेंट होंगे, सारे आपके एग्जाम में इंक्लूड हैं। तो ये आप इसको प्रिपेयर रखें, इसको अपने लिए
इसके लिए डेटा को फाइंड करें, सर्च करें और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करें। ये आपका आज का लेक्चर था, हमारा लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ग्रुप्स, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।